हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारे अप्रैल मंथ की चल रही है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम के साथ, और यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर प्रीवियस लेसन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आप लोग प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन हाँ, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपनी आंसर ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा, और लास्ट में टोटल क्वेश्चंस के आपको कितने मार्क्स आए ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि पिलर्स है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। तो इसमें से आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए मोबाइल कनेक्टिविटी की। सेकंड इज दैट कि अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम हो। थर्ड है कि ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस हो। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। तो इन चारों में से कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, और पिलर्स बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के पिलर कौन कौन है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर करेक्ट बात करूँ तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कहने का मतलब है कि डिजिटाइज करना। जैसे कि आप भी मेरे लेसन्स को इस तरीके से सुन रहे हो, तो ये एक डिजिटल मोड है जिसमें कि आप मेरे लेसन्स को सुन पा रहे हो। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सबसे पहले मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मोबाइल होगा लोगों के पास तब तो वो इंटरनेट चलाएंगे, तब तो उनकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी लेकर आना है, बिल्कुल ही सही है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम होनी चाहिए, ये भी सही है। ई क्रांति होनी चाहिए, यानी कि एक सर्विस की डिलीवरी ऑनलाइन हो, तो ये भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड, अगर आप लोगों को सेकंड भी नहीं पता ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आप लोग यहाँ पे बच जाते हो दो ऑप्शन के साथ। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि फर्स्ट एंड थर्ड में, यानी कि बी और डी में आपकी सेकंड तो यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ में आपको दिमाग लगाना है, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। तो ऑब्वियस है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ये पैन इंडिया प्रोग्राम है। इतने बड़े पैमाने पे अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो इसमें इन्फॉर्मेशन सारे लोग के लिए होनी चाहिए। नेटवर्क रहेगा, अगर इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो सारी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके पास पहुँच सकती है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें कि आपके मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को कवर किया गया है। इसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ को लाया गया है, जिसको कि सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव विजन्स के तौर पे यहाँ पे देखा जाएगा। हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे जो है अपने आप में ही स्टैंड होंगे, और उनकी उस तरीके से एक लार्जेस्ट पिक्चर यहाँ पे क्रिएट होगी। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया की बात करूँ तो इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंटायर गवर्नमेंट के साथ, और ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे डीटी के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया की एम के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे ये है कि 9 पिलर्स ऑफ ग्रोथ एरियाज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रॉडबैंड हाईवेज हैं, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए मोबाइल कनेक्टिविटी की, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम हो, ई गवर्नेंस हो, रिफॉर्मिंग हो गवर्नमेंट का, वो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू, ई क्रांति लाना है जिससे कि सारी चीज़ें जो है आपकी डिलीवरी हो सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सारे लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, आईटी फॉर जॉब हो, अर्ली हार्वेस्ट सिस्टम हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टोटल 9 पिलर्स है, तो इसी में आपका पूछा गया था। इस तरीके से आप लोग फिगर के फॉर्म में भी देख सकते हो, तो आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सारे करंट अफेयर्स की टॉपिक है। तो डिजिटल इंडिया तो आप लोग देख ही रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में डिजिटल इंडिया कितना ज़्यादा यहाँ पे ये प्रोग्राम का पता चला, आज के डेट में इंपॉर्टेंस पता चला कि इसका आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है कि एमपी लैट के बारे में भी बताऊंगी कि ये आपके न्यूज़ में क्यों था। एमपी लैट स्कीम स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये आपका जो है सस्पेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए, जिससे कि फंडिंग जो है यहाँ पे बूस्ट हो सके और फंडिंग अवेलेबल हो कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको रीज़न पता चल गया। अब यहाँ पे जो पहले की एमपी लैट यहाँ पे फंड थी उसको किस किस जगह पे यूटिलाइज़ किया जा रहा था, ये आपको बताना है। सबसे पहला है कि एम्बुलेंस को परचेज़ करने के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी एनिमल्स अगर सिक है, बीमार हो गए, या फिर उनको इंजरी हो गई है नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड है कि बुक को परचेज करने के लिए, जो कि स्कूल्स के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए हो, और ये बिलोंग करते हो सेंट्रल, स्टेट, यूटी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। सेकंड है यहाँ पे, थर्ड है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन हो कोई भी ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कि पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज के लिए हो। फोर्थ है कि वर्क ऑन लैंड, जो कि यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। कोड दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे करेक्ट कोड आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे आपके पर्पज़ के लिए जो एमपी लैंड का फंड था उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आइए, जो कंस्ट्रक्शन करना है ऑफिस का और रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, वो भी पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए।
ये आपको लगता है कि सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो थर्ड आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑप्शन भी कट गई, लास्ट भी कट गई, क्योंकि देखिए एमपी लैड जो लाया गया था ना, हर एक एमपीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक साल में 5 करोड़ दिया जाता था कि उनको अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये जो है पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए वो ऑफिस बनाएंगे, पब्लिक के लिए तो समझ में आता, प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए भी बनाएंगे, तो ये तो आपकी कट हो गई। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वर्क ऑन लैंड जो कि बिलोंग करता है रिलीजियस ग्रुप, तो रिलीजियस ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली कोई एमपी ऐसा काम कर सकते हैं क्या? हालांकि करते हैं, लेकिन ये एमपी लैड के अंदर जो फंड दिया जाता है उसका इस्तेमाल ये सारे काम के लिए नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गया। जैसे ही फोर्थ ऑप्शन गया आपका यहाँ पे आंसर आ गया, दैट इज़ बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्कूल के लिए यहाँ पे जो है आपके बुक्स को परचेज करने के लिए यहाँ पे फंड लगाया जा सकता है, साथ ही एनिमल्स अगर इंजरी हो गई तो उनके लिए लगाया जा सकता है। तो की प्रायोरिटी सेक्टर्स आप लोग देख लो कि किस किस सेक्टर्स में एमपी लैड का जो फंड है वो यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना है, एजुकेशन देनी है अच्छी खासी बच्चों को, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पे देना है, अच्छी हेल्थ केयर देना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, रेलवे से रिलेटेड कोई बात है, रोड से रिलेटेड कोई बात है, पाथवे हो गया, ब्रिज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और इसके अलाइड एक्टिविटीज़ हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ पे डेवलपमेंट करना है या फिर अर्बन डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके के काम के लिए जो है यहाँ पे आपका पैसा दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम जो कि है यहाँ पे आपका निष्ठा प्रोग्राम। सो निष्ठा प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। आइए देखते हैं कि आप लोग को कितना यहाँ पे समझ में आया था और कितना याद है यहाँ पे चीज़ें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि निष्ठा जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। किस लिए? तो जो स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? तो टीचर ट्रेनिंग को इंटीग्रेट करके। सेकेंड है कि जो इनिशिएटिव है ये पहली बार ऐसे देखने को मिलेगा कि स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो कि डेवलप किया जाएगा नेशनल लेवल पे सारे स्टेट और यूटीज़ के लिए। निष्ठा की बात करें तो ये काम किया जा रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो कि समग्र शिक्षा है उसी के तहत निष्ठा को भी रखा गया है। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे जो निष्ठा प्रोग्राम लाया गया था ऑब्वियस है कि ये स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? जब यहाँ पे अच्छे टीचर होंगे, टीचर को अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा, टीचर अगर अच्छा यहाँ पे पढ़ाएंगे तभी आपका जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पहली बार ऐसी आपकी कोई इनिशिएटिव लाई जा रही है जो कि नेशनल लेवल पे है। ये सारे स्टेट और सारे यूटीज़ में एप्लीकेबल होगा। पहले जो यहाँ पे समग्र शिक्षा था उसी के अंदर जो है आपका निष्ठा भी लाया गया। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है निष्ठा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसलिए इसका लाया गया है। आते हैं यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स, ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है 4.2 मिलियन टीचर्स का, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होगी प्रिंसिपल्स की, साथ ही यहाँ पे फोकस किया जाएगा कंटेम्पेंसी और यहाँ पे आपका कंपेटेंसी और साथ ही हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को। ट्रेनिंग दी जाएगी सारे हेड्स और टीचर्स को जो कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल काउंसलर में है। प्रमोट किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल और जॉयफुल लर्निंग होगी। अवेयरनेस होगा वो भी यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर। ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा, साथ ही एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल होगी। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताने की कौन सी करेक्ट है रिगार्डिंग जन औषधि सुगम से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ्री जेनरिक ड्रग्स यहाँ पे दिया जाएगा उन लोगों को जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है कि जन औषधि केंद्र को यहाँ पे सेटअप करना है रूरल और रिमोट एरिया में। थर्ड है कि मोबाइल एप्लीकेशन होगा जिससे कि जन औषधि जो जेनरिक मेडिसिन और स्टोर है उसको सर्च करेंगे। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इट मीन्स कि जन औषधि सुगम इसमें से आपका क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है ये बताना है। तो जन औषधि सुगम जो है एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे जन औषधि जेनरिक जो मेडिसिन और स्टोर्स कहाँ है उसको आप सर्च कर सको। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है उनके द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जन औषधि सुगम। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका एम यही है कि लोगों को जो है मिल सके, उनको जो है कहीं ढूंढना, बाहर जाके ढूंढना ना पड़े, वो घर पे ही बैठ के जो है सर्च कर सके कि उनके नियर बाय जो है जेनरिक मेडिसिन या फिर स्टोर कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है यहाँ पे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है एक प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर में, और ये जो काम किया जाता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत है। सेकंड है कि जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का ये यही है कि डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज को यहाँ पे अवेलेबल कराना है, वो भी सारे सिटीजन्स जो हमारे कंट्री में रहते हैं। थर्ड है कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये आपका डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो डिफरेंटली एबल्ड यूजर्स है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट हो सके। तो आपको बताने की करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसके नाम पे ही लिखा गया है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी बनानी है जो कि आप लोग ऑनलाइन ही इसको इस्तेमाल कर सको, कहीं भी आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आप लोग भी अपने स्टेट में देखते होंगे कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है, बहुत फेमस होती है हर एक स्टेट की, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ते हो। लेकिन ये आप काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर में ही बैठ के जो है डिजिटली यहाँ पे अपना लाइब्रेरी देख सकते हो। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा किसको है, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, क्योंकि इनको जो है लाइब्रेरी जाने में, फिजिकली जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव यही है कि डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड हो, तो सेकंड भी यहाँ पे सही है। फर्स्ट भी आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से काम होता है वो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन में। यहाँ पे आपकी है कि ई सहज पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। पहली है कि इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना है डेयरी फार्मर्स को। सेकंड है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस यहाँ पे देना है कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को। थर्ड है कि एमएसएमई सेक्टर्स, जिससे कि वो यहाँ पे मार्केट और क्रेडिट एक्सेस कर सके, स्टार्टअप एसेस किया जाए, वो भी यहाँ पे चीपर लोन लेने के लिए। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, ई सहज पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो सेंसिटिव सेक्टर्स है उसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस देने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट लॉन्च की है ई सहज पोर्टल, वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस को ग्रांट करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर, कि जिसमें कि यहाँ पे पोटेंशियली सिक्योरिटी को लेकर ट्रेड होता है, जैसे कि ट्रेड है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे रिस्क असेसमेंट हो सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे क्लियर किए हुए। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने के लिए ई सहज पोर्टल लाया गया है। अब आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्ट है कि ERSS जो है ये वन ऑफ द की ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इसके अंडर आप देखो कि यहाँ पे सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है जो कि हमारे कंट्री में है। थर्ड है कि इंडिया में आप देखोगे कि जो लॉन्च करने का यहाँ पे था डिसीजन, यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का, ये 2012 में ही लिया गया था जब दिल्ली बस गैंगरेप केस हुआ था तब। करेक्ट आपको बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, ये जो आपका इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बनाया गया था ये 2012 के ही टाइम में बनाया गया था जब दिल्ली बस गैंग रेप हुआ था, तो उसी समय में ये इस तरीके का जो है आपका लाया गया था। यहाँ पे अगर पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर देखें तो वो 112 है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए 8 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में, तो आपको यहाँ पे बताने की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये जॉइंटली आपका लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये जो मिशन है ये आपका सेटअप किया गया था कि जिससे कि हमारे कंट्री को सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, जिससे कि जो हमारी डिमांड है एकेडमिशिया का, रिसर्च का, एमएसएमई का, स्टार्टअप का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। थर्ड है यहाँ पे परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्मा, ये वेरियस यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है जो कि डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका इंस्टॉल किया गया है। तो आपको बताने की तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में कोई भी तरीके का डाउट मुझे नहीं लग रहा है, सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, आइए देख लीजिए 2021 जो है एक इंपॉर्टेंट ईयर रहा है इंडिया के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए। ये मिशन आपका बेसिकली इसीलिए सेटअप किया गया था कि हमारे कंट्री को एक तो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, जिससे कि हमारा एक डिमांड जो है ना एकेडमिशिया, रिसर्च, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में, इवन हर एक फील्ड में जो डिमांड है वो यहाँ पे हम लोग बढ़ा सकें। पहली तरीके की अटैम्प्ट है जिससे कि हम अपने कंट्री की कंप्यूटिंग पावर को बढ़ा पाएंगे, और वो इसके लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड मिशन लाया गया जो कि है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये इसके अंदर आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मीटी भी है, साथ ही यहाँ पे साइंस एंड टेक भी है। जो टारगेट है इस मिशन का वो ये है कि जो नेटवर्क है सुपर कंप्यूटिंग की उसको इस्टेब्लिश करना है, और वो भी एक फ्यू टेरा फ्लप से लेकर 100 ऑफ टेरा फ्लप तक। ओके, तो बहुत ही बड़ा ये आपका नेटवर्क होता है, तो उसको यहाँ पे आपका सेटअप करना है। साथ ही साथ फर्स्ट सुपर कंप्यूटिंग जो यहाँ पे हमारे यहाँ की थी वो परम शिवाय है, जिसको आईआईटी यानी कि बीएचयू में भी इसको इंस्टॉल किया गया है, और इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और सिमिलर सिस्टम आप देखोगे तो परम शक्ति भी है, परम ब्रह्मा भी है, जिसको भी इंस्टॉल किया गया था आईआईटी कानपुर और यहाँ पे पुणे में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक आपकी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नवलेखा। तो इसमें आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका बनाया गया है जिसमें कि ऑनलाइन कंटेंट होंगे और ये रेलिवेंट होंगे मोर आपके इंडियन यूजर्स का, स्पेशली उनके खुद के लोकल लैंग्वेज में। सेकंड है कि इस प्रोजेक्ट का एम है कि 1,35,000 जो लोकल लैंग्वेज पब्लिशर्स ऑनलाइन हैं उसको लेकर आना है, और यहाँ पे वेब होस्टिंग किया जाएगा जो कि एकदम से सिंपल और स्मूथ होगी। थर्ड है कि ये जो आपकी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी की है। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोजेक्ट नवलेखा, इसका यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा कि इसका एम ही ये था कि ऑनलाइन कंटेंट होना चाहिए और मेन बात है यहाँ पे फोकस किया गया था कि लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि 1,35,000 जो लोकल लैंग्वेज पब्लिशर्स है वो एक साथ आएंगे और वो भी वेब होस्टिंग के थ्रू। बट ये इनिशिएटिव किसी और मिनिस्ट्री का है, सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी यहाँ पे ए हो गई। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गूगल ने ये अनवील किया था, यानी कि ये गूगल के प्रोजेक्ट है नवलेखा, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं 10 क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है जो कि कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को एड्रेस करती है, वो भी साइबर फिजिकल सिस्टम में और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ में। तो साइबर फिजिकल सिस्टम में क्या क्या आते हैं ये आपको बताना है। ये बेशक हम लोग डिस्कस किए हैं विजन आइज की मंथली मैगजीन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक और यहाँ पे है साइबरनेटिक्स। तो आपको बताने की कौन सी यहाँ पे आपकी आती है साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे ये चारों बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, साइबर फिजिकल सिस्टम ये एक तरीके का न्यू क्लास ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम है जिसमें कि सारे जितने हमारे फिजिकल प्रोसेस है ना उसको एक जगह जो है आपका इंटीग्रेट किया गया है। तो इसके अंदर में आज की डेट में जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बहुत सारे यहाँ पे आपका कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख लो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिन्होंने यहाँ पे सैंक्शन किया है इतने रुपीज़, वो भी IIT मंडी को, कि वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को इस इंस्टीट्यूशन में इस्टेब्लिश कर सके। ओके, तो ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे मिशन इम्प्लीमेंटेशन जो है इससे क्या होगा कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डेवलप हो पाएगी, हमारे कंट्री में रिच हो पाएगी। बहुत सारा काम है जो कि आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अर्बन हीट आइलैंड जो है एक अर्बन आइलैंड है जो कि सिग्निफिकेंटली आपको वार्मर देखने को मिलेगा, यानी कि अर्बन हीट आइलैंड यानी कि ऐसी अर्बन आइलैंड है जो कि एकदम गर्म है उसके सराउंडिंग रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताया जा रहा है। सेकंड है कि जो इफेक्ट है अर्बन हीट आइलैंड का ये मोर सिवियर हो जाता है डे टाइम में अगर इसको हम लोग नाइट टाइम के कंपैरिजन में देखें। थर्ड है कि जो अर्बन हीट आपका आइलैंड है ये एयर क्वालिटी को डिक्रीज करती है क्योंकि यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे ओजोन है, और यहाँ पे वाटर क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यही आपकी होती है अर्बन हीट आइलैंड, जिसमें कि आपकी जो उस एरिया में आपको वार्मर देखने को मिलेगा अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे रूरल एरियाज से, और ये इसलिए होता है हम जैसे लोगों के कारण, ये एक्टिविटीज़ के कारण देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, गलती है, तो आप लोग सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही रिमूव करते हो आपका आंसर आ जाता है, डेट इज़ बी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्बन हीट आइलैंड की अगर बात करें तो ये आपका एक मेट्रोपॉलिटन है जहाँ पे आपका गर्म हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है अगर हम लोग डे से कंपेयर करें, क्योंकि ये तो आपको देखने को मिलेगा कि यूजुअल स्टेटमेंट है जो इफेक्ट है वो यहाँ पे डे में ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस है कि अगर आप लोग समर में देखते हो तो डे में ज़्यादा होता है, नाइट में कम हो जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग को कुछ गड़बड़ देखने को मिल रहा है, एक आपका हीट आइलैंड है, कहने का मतलब है कि रात की टेम्परेचर ज़्यादा है दिन की टेम्परेचर से, तो ये आपका जो है ना मिसमैच हो गया। अर्बन यहाँ पे हीट आइलैंड की बात करें तो एयर क्वालिटी यहाँ की डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि जो पॉल्यूटेंट का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ओजोन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका वाटर क्वालिटी का भी जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखना होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग टोटल 11 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी इस बार की क्वेश्चन है साइंस एंड टेक की, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। सो आउट ऑफ 11 आपको कितने पॉइंट्स आए, कितने मार्क्स आए, ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो यू कैन कमेंट मी एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सो थैंक यू।